जब मैं 3 साल का था तब मेरा ट्रांसफर हो गया था। अच्छी बात यह है कि परिवार बहुत अमीर है और मुझे बचपन से ही पता है कि मैं एक नकली यंग मास्टर हूं। मुझे यह भी पता है कि एक दिन यह कपल जान जाएगा कि मैं कौन हूं। इसलिए मैंने इस टेम्पररी बैंकनोट की काबिलियत का फायदा उठाया। उनके लिए जल्दी सरप्राइज का इंतजाम किया गया था। जब तक वे असली यंग मास्टर की वजह से मुझे भगाना चाहते हैं तब तक मैं उनसे बेरमी से सब कुछ ले सकता हूं। जिस दिन मैं 20 साल का हुआ, मुझे पता चला कि जियांग परिवार के माता पिता असल में प्राइवेट में चुपके से अपने बायोलॉजिकल बच्चे की तलाश कर रहे थे। हिचकिचाए नहीं। उस रात मैंने अपने मंगेतर को पकड़ लिया जिसने मेरी पहचान का पता लगा लिया था। अगले दिन तक मेरी पहचान सामने नहीं आई। मेरे परिवार ने मुझे एक चेक दिया कि देश में 50 मिलियन है, तुम अपनी पोजीशन छोड़ दो, जियाओं को शर्मिंदा मत करो। यह सुनकर मैंने डी मेई को साइन करने में हिचकिचाया नहीं। चेक उठाया और मुड़कर चला गया। कौन कहेगा कि हंसते हंसते मर जाओ, जिसे भी अपनी मंगेतर के बगल में मेल असिस्टेंट का सामना करना पड़े। गरीबी से चांदनी सफेद होती है। असली युवा मास्टर को इस अच्छी चीज को संभालने दो। मैं एक महिला नॉवेल में एक कड़वा मेल पार्टनर हूं। प्लॉट के अनुसार डिनर के बाद मेरे मंगेतर को डिनर में वेटर के तौर पर पार्ट टाइम काम करने वाले गरीब स्टूडेंट पसंद आएंगे। मैं अचानक यह भी बताऊंगी कि मास्टर जिया की पहचान एक शर्मिंदगी है। तब से मैंने हीरोइन के लिए रास्ता बनाया है, एक दुखद टूल मैन जिसे मेल हीरो ने जिंदगी भर कुचल दिया। मैं हंसते हंसते मर गई और जान गई कि मैं एक मेल पार्टनर हूं। मैं अभी भी एक गेम खेल रही हूं। खाना पीना जल्दी से निकल जाने का सही तरीका है। शान, तुम्हें क्या हुआ है? मेरे मंगेतर सु किंगक्सू ने मेरे बाल देखे, मेरे बगल में बैठ गया और पूछा। उसने एक कस्टमेड इवनिंग गाउन पहना था जिसमें खूबसूरत कर्व्स एकदम सही दिख रहे थे। ध्यान से मेंटेन की गई स्किन रोशनी में जेड की तरह गर्म है। वो डिनर में कुछ ड्रिंक्स पर था। बच्चे के मोटे गालों पर भी ब्लश था। खूबसूरती रोमांचक है। मेरा दिमाग हिल गया और मुझे हल्की खांसी आई। थोड़ा थकने से कुछ नहीं हो सकता। किंगक्सू, तुम पहले नहा लो। सु किंगक्सू ने मुझे खाली नजरों से पूछा। कैसे? ये घिनौना है, मुझसे शराब की बदबू आ रही है। मैंने तुरंत सच्चे भाव से जवाब दिया। खैर, मैंने बस देखा कि देर हो रही थी और जल्दी आराम करना चाहता था। सु किंगक्सू को शक नहीं हुआ कि वो मेरी मां को देखकर मुस्कुराया। फिर वो उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। उसकी सुंदर पीठ को दरवाजे के पीछे गायब होते देखा। मैं जल्दी से उठा और हल्के से हिला। उसका फोन उठाया जो उसने लापरवाही से कॉफी टेबल पर रख दिया था। जल्दी से कमरे के बाहर खुली बालकनी में चला गया। कहानी के हिसाब से ये तेज है। लिन फैन बेचारा स्टूडेंट जिससे मैं आज डिनर पर मिला था। मैं सु किंगक्सू को परेशान करूंगा और सु किंगक्सू भी उस बेचारे स्टूडेंट की वजह से अपना पैर तोड़ लेगी। मैं उसे संभालने के लिए जल्दी से बाहर निकला। अरे, जब मैं जल ही जा रहा हूं तो मैं जाने की इतनी खुशी के साथ कैसे चल सकता हूं? रात की हवा मेरे गालों पर लगी और मैं बालकनी में खड़ी थी। फोन की स्क्रीन अचानक चमकी। लिन फैन के भाई का लिखा एक नंबर दिखा। सच में ऐसा नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और आंसर बटन दबा दिया। फोन कान से लगाया। तुरंत फोन के दूसरी तरफ से जानबूझकर एक धीमी आवाज आई, थोड़ी कमजोर मर्द की आवाज। सिस्टर किंगक्सू, रात में वापस आते समय गलती से मेरा पैर टूट गया। बहुत दुख हो रहा है कि मैं डॉर्मेट्री में अकेली हूं। क्या तुम एक रात के लिए आकर मेरा ख्याल रख सकती हो? यह सुनकर मैं ठंडी मुस्कान के साथ बोली। तुम्हें सिस्टर किंगक्सू भी कहा जा रहा है, यह कैसी बात है? फोन के दूसरी तरफ वाले को इसकी उम्मीद नहीं थी। फोन उठाने वाला कोई लड़का होगा और फ्रीज हो जाएगा। वो कुछ कहने से पहले कई सेकंड तक चुप रहा। आवाज तुरंत सख्त हो गई। तुम कौन हो? बहन किंगक्सू को फोन उठाने दो। फिर मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं सु किंगक्सू का मंगेतर हूं। एक बड़े आदमी का पैर टूटा हुआ है। डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूं। इसके बजाय मैंने मदद के लिए आधी रात को अपने मंगेतर को फोन किया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पैर टूटा है। दिमाग में क्या दिक्कत है? यहां मेरी पहचान लिन फैन की आवाज में अब कोई छिपाव नहीं है। इसके बजाय ये एक अजीब तरह की श्रेष्ठता की भावना दिखाती है। ओह, पता चला कि तुम बहन किंगक्सू के मुंह में मंगेतर हो। बहन किंगक्सू ने मुझे खुद बताया। मुझे लगता है कि तुम पुराने ख्यालों के और बोरिंग हो। वो रुका और उसकी आवाज और भी घमंडी हो गई। कोई बात नहीं, मुझे तुम जैसे लोगों से कुछ नहीं कहना है। तुम बहन किंगक्सू को फोन करो। मैं देखना चाहता हूं उसने मेरा ख्याल रखना चुना या मैं तुम्हें चुनूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, कितना कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन आज सुबह नहीं है। किंगक्सू और मेरी अभी भी नाइट लाइफ है। हम कुछ दिनों में तुलना करेंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, फोन के दूसरी तरफ वाले अचानक परेशान हो गए। नाइट लाइफ? तुमने क्या कहा? कौन सी नाइट लाइफ? मैं बिना सोचे समझे हंस दिया। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड शादीशुदा कपल है जो आधी रात को देर तक जागते हैं। कोई नाइट लाइफ क्या हो सकती है? किंगक्सू मेरी मंगेतर है। जाहिर है मैंने अपनी फीलिंग्स बढ़ाने के लिए कुछ किया। किसी ने तुम्हें क्यों नहीं सिखाया, छोटे बदमाश? कमीने, अगर तुमने बहन किंगक्सू की उंगली छूने की हिम्मत की, उसके गुस्से में डांट खत्म करने का इंतजार किए बिना मैंने सीधे शटडाउन ब्लॉक और डिलीट कर दिया। फिर धीरे धीरे कमरे में वापस आया। अपना फोन वापस अपनी जगह पर रख दिया। बाथरूम में पानी की आवाज, नाइट्रोजन आर्गन की धुंध, नहाने की वजह से
सु किंगजू ने हमारे बीच की बातचीत बिल्कुल नहीं सुनी। मैं मुड़ा और दूसरे बाथरूम में चला गया। मैंने जल्दी से नहा लिया। सु किंगक्स्यू जब बेडरूम में वापस आई तो उसने बाथरोब पहना हुआ था। जियाओ अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी। उसने ढीली बेल्ट वाला सिल्क बाथरोब पहना हुआ था। कंधों पर हल्के गीले लंबे बाल थे। नहाने के बाद उनमें से ताजी पानी की भाप निकल रही थी। उसके गाल भाप वाले पाउडर से भरे हुए थे। ये हमेशा से थोड़ा ज्यादा आकर्षक था। मैं आगे बढ़ा और अपने आप उसकी पतली कमर को अपनी बाहों में भर लिया और फुसफुसाया, ढीली बर्फ, मुझे याद है कि हमें अगले महीने शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी और पापा हमेशा से एक छोटा खरगोश किको चाहते थे। यह सुनकर सु किंगक्स्यू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। अगर यह नॉर्मल है तो वो निश्चित रूप से शर्म से मुझे दूर धकेल देगी, लेकिन आज रात की शराब ने साफ तौर पर उसके डिफेंस को कमजोर कर दिया था। वो बस सिंबॉलिकली मेरी बाहों में मुड़ गई। उसने प्यार से खराटे लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी के दिन तक इंतजार करो। मैंने बेसब्री से कहना शुरू किया, आज की नीली बर्फ बहुत खूबसूरत नहीं हो सकती। अगर मैं इसे और सहता रहा तो मैं अभी भी एक आदमी ही रहूंगा। कई साल की मंगेतर की जिंदगी। सु किंगक्सू को मेरे बारे में अच्छा इंप्रेशन है। इसके अलावा कहानी अभी शुरू हुई है। लिन फैन के दिल का वजन मुझे हिलाने से कोसों दूर है। और सबसे जरूरी बात, उसे वो कॉल तब तक नहीं आया जब तक सूरज 3 पोल ऊपर नहीं चढ़ गया। मैं बस जल्दी से बजी डोरबेल से चौंक गया। गहरी नींद से जागा। मैंने आराम से अपना ड्रेसिंग गाउन पहना और धीरे धीरे नीचे चला गया। बस दरवाजा खोला। मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा दरवाजे के सामने एक जवान लड़के के साथ खड़े हैं। वो जवान लड़का पुराने धुले हुए सफेद कपड़ों में पतला था, सिर झुकाए हुए और डरपोक लग रहा था। ये एक असली जवान मास्टर जियांग जियाओ था जो लोगों के बीच रहता था। इस समय मैंने अनजान बनने का नाटक किया और दरवाजा खोलकर पूछा, मेरे मम्मी पापा इतनी जल्दी? गला साफ करता है, किसी काम से आ गए? जियांग के पापा और जियांग म्यू एक दूसरे को भारी चेहरे से देख रहे थे। पतले जवान लड़के को लिविंग रूम में आने दिया। सबके बैठने के बाद जियांग म्यू ने गंभीरता से कहा, हम आ जा रहे हैं और भी जरूरी बातें बतानी है। उसने अपने पीछे छिपे जियांग जियाओ को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और फिर आवाज बहुत सख्त और कठोर हो गई, ये बच्चा हमारा बायोलॉजिकल खून है, जियांग जियाओ। हमने भी अभी चेक किया और कंफर्म किया। बेचारे बच्चे, मैंने इतने सालों तक बाहर दुख झेला। पिता जियांग ने मुझे तीखी नजरों से देखा। इसके तुरंत बाद इंटरफेस टोन में कोई शक नहीं था। सच अब सामने आ गया है। भले ही आप इतने सालों से हमारे साथ हैं, ये कंपनी को भी ठीक से मैनेज करता है, लेकिन जियांग परिवार के वारिस का पद जियाओ का होना चाहिए। यह सुनकर मेरे दिल में कोई बोझ नहीं रहा। मेरी राय में जियांग के पिता के कामों में कोई बुराई नहीं है। बायोलॉजिकल नकली से ज्यादा नेक होता है। ओरिजिनल प्लॉट में कंपनी में उथल पुथल को रोकने के लिए मैंने धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करना चुना, ताकि जियांग जियाओ जियांग परिवार की इंडस्ट्री पर सफलतापूर्वक कब्जा कर सके। बस जियांग जियाओ को ऐसा बर्ताव पसंद आया। इसके उलट मैं कंपनी के लिए लालची था और उसे जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए कंपनी की शक्ति मिलने के बाद उसने मेरे खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। मुझे कंपनी को चालू रखना है। दूसरी ओर मुझे समय समय पर आने वाले जियांग जियाओ के ठंडे चाकू से सावधान रहना होगा। इससे भी अधिक विद्रोही बात यह है कि सु किंगक्स्यू ने मेरे मंगेतर को उन गरीब छात्रों के साथ शुरू कर दिया है जिन्हें उसने प्रायोजित किया था। देखभाल करने वाला पुरुष सहायक और चीन लौटने वाली सफेद चांदनी अस्पष्ट थी। अब मुझे एहसास हुआ कि हम मुश्किल में हैं। मैंने सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं की। आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे पास भी उबरने का कोई रास्ता नहीं था और दुखी होकर छोड़ दिया। लेकिन अब कंपनी की गंदगी को मैं किसे साफ करूं? इसे कौन साफ करे? मैं ये नहीं कर सकता। इसलिए मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सच्चे युवा मास्टर जियांग जियाओ का हाथ पकड़ते हुए उन्होंने ईमानदारी से कहा, मैंने वर्षों से आपकी जगह ली है। मुझे वास्तव में खेद है। मैं चला जाऊंगा। मुझे इतना निर्णायक देखकर जियांग के पिता, जियांग की मां और असली युवा मास्टर सभी इससे नफरत करते थे। लेकिन जल्द ही जियांग के पिता और जियांग की मां ने प्रतिक्रिया दी। उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। मुझे पता है तुम एक बात मानने वाले बच्चे हो। उसकी बातें रुकी और फिर जारी रही। अब हमें बस सु परिवार के साथ शादी की चिंता है। मिस किंगक्स्यू और तुम्हारे बीच हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। उसकी बातें फीकी नहीं पड़ी। गुस्से और चिंता से भरी एक औरत की आवाज ये सीढ़ियों से आ रही थी। नजारा, मैंने देखा कि सु किंगक्स्यू ऊपर से जल्दी जल्दी नीचे भाग रही है। उसने ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ था और बस यूं ही मेरी शर्ट पहन ली थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वो अपना गुस्सा बिल्कुल नहीं छिपा पा रही थी। वो कुछ ही कदम दूर अपना फोन लेकर मेरे सामने आ गया। खुबानी आंखों ने धीरे से कहा, तुमने उसका फोन क्यों काट दिया? उसने उसे ब्लॉक भी कर दिया। क्या तुम जानते हो कि यह बहुत बदतमीजी है? सवालों की इस सीरीज ने सीधे जियांग के पिता के मुंह में आखिरी अच्छी बात डाल दी। उसके मुंह में अटक गई और मैं सोफे पर झुक गया और हाथ हिलाकर मुस्कुराया। इस तरह की छोटी मोटी बात थोड़ी देर के लिए बंद करो। यह सुनकर सु किंगक्सू को अचानक गुस्सा आ गया। छोटी सी बात है, तुम ये कहो। बस बात खत्म नहीं हुई। जियांग की मां तुरंत आगे आई और उसे टोक दिया, किंगक्सू अभी चिंता मत करो। हम आज आए हैं क्योंकि वो हमारा खून पसीना नहीं है।
हम थोड़े परेशान थे। पहले जियांग शान से तुम्हारी शादी की बात थी, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे बीच कोई रिश्ता है। ये उतना अच्छा नहीं है मामला। फिर जियांग शान से तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी। अगर सू और जियांग अभी भी शादी करना चाहते हैं तो तुम आज जियाओं के बारे में सोच सकते हो। ये कहते हुए जियांग म्यू का लहजा और भी शांत हो गया। जाहिर है सू किंगक्सू के आने से उनकी आखिरी चिंताएं भी गायब हो गई। ये अचानक आई खबर है। सीधे तौर पर सू किंगक्सू पर तरस आया, जो गुस्से से भरी हुई थी। सू किंगक्सू को देखकर कोई दिक्कत नहीं थी। जियांग की मां ने जल्दी से अपने हैंडबैग से निकाला। उसने एक चेक निकाला जो तैयार किया हुआ था और मेरे सामने फेंक दिया। देश यहां 50 मिलियन का है। इसे थामे रखना भी हमारे प्यार का आखिरी हिस्सा है। जियांग परिवार को छोड़ दो और अपना गुजारा खुद करो। शर्मिंदा मत करो आ जियाओ। मैंने फड़फड़ाते हुए चेक को देखा। एक और पुलिस वाले ने बगल में देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिर में ये सिर्फ बातें ही है। सू किंगजू ने मुझे उलझी हुई आंखों से देखा। फिर उसने बस चेक ले लिया, पेन उठाया और उसे सेवरेंस कॉन्ट्रैक्ट की तय जगह पर रख दिया। अपने नाम से साइन किया। मैंने चेक अपने ड्रेसिंग गाउन की जेब में रखा और ईमानदारी से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इतने सालों तक तुम्हारी देखभाल करने की मेहरबानी के लिए शुक्रिया। ये कहने के बाद मैंने किसी की तरफ देखना बंद कर दिया, मुड़ा और सीधे दरवाजे तक चला गया। मैंने अपने पर्सनल कपड़े भी नहीं लिए। फिर मेरे पीछे एक हल्की सी आवाज आई। गोद लेने वाले माता पिता ने सच्चे युवा गुरु जियांग जियाओं की आवाज को दिलासा दिया। सू किंगक्सू ने आखिरकार रिएक्ट किया और सच में पूछा, 1 मिनट रुको लैंडस्केप। तुम रुको, तुम इसे साफ करो। लिन फैन के फोन के साथ क्या हो रहा है? मेरे कदम नहीं रुके और मेरे मुंह के कोने सिकुड़ गए। इसे साफ करो। और क्या कहना है? इस गंदे पानी के पूल में मैंटिस किसे पसंद है? मैं पहले खिसक जाऊंगा। नीला समुद्र और नीला आसमान, सुनहरी रेत। 3 दिन बाद मैं बीच पर आराम से लेटा हुआ एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से सही मात्रा में ताकत के साथ मसाज का मजा ले रहा था। गर्म समुद्री हवा नमकीन और नम गंध के साथ त्वचा को छू रही थी और दूर ताड़ के पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ठंडा नारियल काम आ रहा है। स्ट्रॉ के बगल में एक छोटा कागज का छाता भी है। इसे जिंदगी कहते हैं। 50 मिलियन की बड़ी रकम पकड़े हुए मैंने लगभग अपने सिर पर तुरंत संतुष्टि शब्द उकेर लिए थे। जब मैं दोपहर के सूरज के साथ लगभग घुलमिल जाने पर सो रहा था तो एक परछाई ने उसे ढक लिया। फिजियोथेरेपिस्ट की टेक्निक चली। मेरी भौहें नाखुश थी। आलसी पलकें खुल रही थी। धूप वाली हवा में एक सुंदर फिगर मेरे सामने खड़ा था। आने वाली ने काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और अच्छी तरह से सिलवाई हुई थी। कीमत ज्यादा थी और उसके पीछे छुट्टी के माहौल से मेल नहीं खा रही थी। मैं कंफ्यूज हुए बिना नहीं रह सका। ये मेरी नहीं है, ये मेरी बहन जियांग रुशवांग है जो विदेश गई थी। हाँ, मैं जियांग परिवार में इकलौती बच्ची नहीं हूं, बल्कि उसकी एक बहन है जो मुझसे 2 साल छोटी है। ये कोई नकली बेटी नहीं बल्कि असली बेटी है। बस 2 साल पहले जियांग रुशवांग पढ़ाई करने के लिए विदेश गई थी। उसने प्लॉट में ये नहीं बताया कि उसका वजन कितना था, इसलिए मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वह दरवाजे पर आएगी। 2 साल पहले की छोटी लड़की अब बड़ी हो रही है। स्किन बर्फ से भी बेहतर है और फिगर पतला है। ये सच में एक ठंडे हंस जैसा है। जियांग रुशवांग ने देखा कि मैं उसे पहचान गया। बिना कुछ कहे वो नीचे झुक गया और अपना सिर पकड़कर रोने लगा। वो मेरा सिर पकड़े हुए था। बड़े भाई, तुम सच में छुट्टी के मूड में हो। हमारा परिवार लगभग खत्म हो गया है। कंपनी उस बेकार जियांग शियाओं की वजह से धुआंधार हो गई थी। उसने सू किंगक्सू को खुश करने की कोशिश की। आंख बंद करके कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जो मार्केट की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। पानी की तरह पैसा बहाया। और ये गिनती में नहीं है, वो कंपनी का प्रेसिडेंट है। उसे असल में इमेज की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो खुद सू किंगक्सू के अंडर एक मेल असिस्टेंट के साथ सोशल मीडिया पर एक दूसरे की बुराई करने लगा। सीधे हेडलाइन बन गया, कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर गया है। मैं सच में चीन वापस गया और आसमान गिर गया। बड़े भाई, जिनलिंग वांग के पास आओ। मैं अंदर का आदमी बनने को तैयार हूं। मुझे उससे चक्कर आ रहा था। जल्दी से खड़े होने की कोशिश की। बहुत ज्यादा उत्साहित गॉड सिस्टर को धक्का दिया। ठंड की तरह उत्साहित मत हो। शांति से मेरी बात सुनो। अब मैं जियांग परिवार का सदस्य नहीं रहा। जियांग परिवार ऊपर नीचे होता रहा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर जियांग रुशवांग ने मुझे हैरानी से देखा। भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने मुझसे कहा था कि साल यान्स एक मास्टरपीस है जिसमें तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने ही कहा था कि तुम इसे और ऊंचे लेवल पर ले जाओगे। अब ऐसा लग रहा है कि यह खत्म होने वाला है। तुम देखते हुए भी इनएक्टिव कैसे रह सकते हो? मैंने बिना किसी शर्त के जवाब दिया। फिर एक आरामदायक बीच चेयर पर लेट गया। उसने हाथ बढ़ाकर आइस कोकोनट लिया और धीरे धीरे एक घूंट लिया। हाँ, सही। कंपनी छोड़ने के बाद मैं उठा। पता चला कि जिंदगी में सिर्फ काम ही नहीं है। धूप में नारियल पानी पियो। जिंदगी का मजा लेना अच्छा है। मत करो भाई, इतना बुरा मत सोचो। इस समय जियांग रुशवांग इतना परेशान था कि वो सीधे मेरी कुर्सी पर लेट गया। छोटा सा चेहरा कड़वा है। मेरा हाथ जोर से खींचो। मुझे इस गिरे हुए नरक से बाहर निकालने की कोशिश करो। भाई,
मुझे पता है कि तुम अपने माता पिता के साथ कितने बेरहम हो। तुम्हें सीधे कंपनी से निकालने में गुस्सा है। मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन मैं ठंड की तरह हूं। वो पूरी तरह से बिना किसी शर्त के तुम्हारे साथ है, भले ही खून का रिश्ता ना हो। तुम मेरे इकलौते भाई भी हो। अगर वो दिन न होता तो मैं विदेश में होता। मुझे अपने मम्मी पापा को ले जाना है। और जियांग जियाओ ने कुत्ते के खून को डांटा। ओह हाँ, और सू किंगजू, वो बेशर्म औरत, मैंने बस उसे थप्पड़ मारने का मौका लिया। तुम्हारे लिए अपना गुस्सा निकालो। जियांग रुशवांग को देखते हुए, जो अपनी छोटी मुट्ठियों से चिंता कर रहा था, मैंने आलस से हाथ हिलाया और मुस्कुराया। रुशवांग, तुम्हारा भाई ये समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा भाई तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मैंने उस एग्रीमेंट पर साइन किया था। जियांग परिवार में काले और सफेद शब्दों ने पूरी तरह से एक साफ लाइन खींच दी है। कोई बाहरी आदमी ऐसा क्यों करेगा? जियांग ग्रुप के मैनेजमेंट मामलों में किस हैसियत से दखल देगा? नाम सही नहीं है। ये जियांग रुशवांग एक पंक्चर गुब्बारे की तरह थी। मैं तुरंत निराश हो गई और मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। उसकी कंधे की स्लीव्स नीचे खींची हुई थी। उसकी दाहिनी आंखें भी थोड़ी धुंधली हो गई और उसने धीरे से कहा, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? हालांकि कुछ ही सेकंड बीते थे। वो मेरी आंखों के सामने एक कांटा थी और उसका पेट खराब था। भाई, असल में यही है। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। और उसने सही गाइडेंस फॉलो की। देखो, क्योंकि ये लीगली और खून का रिश्ता है, इसलिए तुम अब मेरे अपने भाई नहीं हो। फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुम जियांग परिवार के दामाद नहीं हो सकते। क्या तुमने कंपनी में दखल दिया? खांसी खांसी। ये सुनकर मेरा नारियल पानी से सीधा गला भराया। आखिरकार ये चिकना हो गया। उसे हैरानी से देखा और डांटा, जियांग रुशवांग, तुम ठीक हो? क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? लेकिन जियांग रुशवांग का चेहरा उसके चेहरे पर है। लेकिन थोड़ी अजीब सी शर्म के बाद उसने कॉन्फिडेंस से कहा, क्या गलत है? क्या मैं गलत हूं? उस समय कंपनी में जो साधन और काबिलियत थी, वो शेयर होल्डर और सीनियर एग्जीक्यूटिव सब मिलकर जुआ खेल रहे थे। पैसे से किसी का काम नहीं चलेगा। जब तक तुम वापस आना चाहते हो, उन्होंने जरूर मेरे पक्ष में हाथ पैर उठाए होंगे। इसके अलावा भाई, अब तुम्हें देखो, करोड़ों का विला खरीदना भी फंसा हुआ है। मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह की मुश्किल जिंदगी बेहतर है? मैंने एक गहरी सांस ली और पहले से भी ज्यादा सीरियस होकर कहा, नदी बर्फ की तरह सफेद है। तुम्हें पता है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं अतीत को बेवकूफ नहीं बना सकता। जियांग रुशवांग ने अब और दिखावा नहीं किया। उसकी आंखों में एक मजबूत नजर थी। भाई, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मेरी कभी परवाह नहीं की। तुम ही मेरा ख्याल रखते हो। तुम इस दुनिया में मेरे पसंदीदा इंसान हो। जब हमारा खून का रिश्ता नहीं है, तो मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकती? ये देखकर मैंने अपनी आवाज धीमी कर दी। उसका हाथ उठाकर उसे बहस करने से रोका। ठंड की तरह मैं तुम्हारे इरादे समझता हूं। मैं घर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी किसी और तरह से मदद करूंगा। इस समय जियांग रुशवांग स्तब्ध रह गया। वो भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने धीरे से कहा, कंपनी का कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो? तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही हालात क्यों नहीं बदल सकते? मत भूलना, तुम्हारा भी एक वारिस का दर्जा है। मैंने जियांग रुशवांग ने अनजाने में दोहराया। नाजुक भौहें तंग गई। लेकिन आखिरकार मैं अभी चीन लौटा हूं। घरेलू बाजार, कंपनी के अंदर के उलझे हुए रिश्तों को खींचो। उसकी हिचकिचाहट को रोका। अगर तुम नहीं समझती तो तुम सीख सकती हो। अगर तुम नहीं समझती तो तुम समझ सकती हो। मैं तुम्हें ये सब सिखा सकती हूं। इसके अलावा, क्या तुमने नहीं कहा था कि जियांग जियाओ बेकार है? एक बेकार चीज की जगह क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद आगे आऊं? जियांग रुशवांग काफी निराश थी और उसे अपनी बातों की लत लग गई थी। उसने जल्दी से हिम्मत जुटाई। वो भाई, मैं अब से हर दिन तुम्हारे पास आऊंगी। तुम इधर उधर भाग नहीं सकती। मैं बेबसी से मुस्कुराई। चिंता मत करो, तुम इसके बिना नहीं रह सकती। अगले कुछ दिनों में मैं कुछ समय के लिए धूप वाले बीच से चली गई। जियांग रुशवांग को पूरे दिल से सिखाना शुरू किया। हर खास डिपार्टमेंट के हेड का कैरेक्टर और काबिलियत, मार्केट ट्रेंड्स पर जजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर की उलझनों और फर्क का इस्तेमाल करके उसे कैसे जीतना है। जियांग जियाओ को उन चमकदार प्रोजेक्ट्स पर सही तरीके से कैसे निशाना लगाना है। अपनी भरोसेमंद टीम कैसे बनानी है। जियांग रुशवांग खुद बहुत टैलेंटेड है। दीवार से पीठ टिकाकर लड़ने के पक्के इरादे के साथ तरक्की को एक दिन में 1000 मील के बराबर बताया जा सकता है। वो ग्रुप में कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी। इस बात के पक्के सबूत मिले कि जियांग जियाओ ने कंपनी के फायदों को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही मीडिया की राय का भी इस्तेमाल किया। जियांग की असहनीय और नाकाबिलियत को लोगों के सामने लाने पर जियांग हंसा। आखिर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लोगों की राय के दबाव में जियांग शाओजोंग ने अपने रिश्तेदारों को धोखा दिया। सू किंगक्स्यू को खुश करने के लिए उसके प्रोजेक्ट्स, ये उसके लिए आखिरी तिनका भी बन गया जिसने उसे तोड़ दिया। यहां तक कि जियांग के पिता भी इसे दबा नहीं सके। उन्हें जियांग की ताकत के केंद्र से बाहर कर दिया गया। सिर्फ एक मामूली खाली जगह को पूरी तरह से बाहर रखा गया। जियांग रुशवांग ने धीरे धीरे जियांग ग्रुप की ताकत पर कब्जा कर लिया। उसी समय सू परिवार का विला, सू किंगक्स्यू बिस्तर पर लेटी हुई थी।
थोड़ी चिड़चिड़ी उसने फोन स्क्रीन स्वाइप की। स्क्रीन पर जियांग शाओ मीडिया से घिरा हुआ था। भेड़िए की चकमा देते हुए फोटो, साथ में लिखा टेक्स्ट मजाक और मजाक से भरा है। जब से जियांग चला गया और उसकी पावर चली गई, वो एक अलग इंसान लग रहा था। अब वो उसके सामने वाला नहीं रहा, असली युवा मास्टर जो जानबूझकर अपना बर्ताव बनाए रखता है। इसके बजाय वो सेंसिटिव और चिड़चिड़ा हो गया। समय समय पर वो मदद के लिए उसके पास शिकायत करने आता था, उसे परेशान करता था। और बेचारा स्टूडेंट लिन फैन, जिसने कभी उसे अपने लिए बुरा महसूस कराया था। कई बार उसके अलग अलग बिजनेस प्लान में इन्वेस्टमेंट पाने की कोशिश की, लेकिन बार बार कोई फायदा नहीं हुआ। इन्वेस्ट करने से मना करने के बाद ये जल्दी सफलता का असली रूप भी दिखाता है। मैं पैसे लेकर भाग जाना चाहता हूं। गुस्से में उसने सीधे पुलिस को बुलाया और दूसरी पार्टी को जेल भेज दिया, और उसका देखभाल करने वाला पुरुष असिस्टेंट। आज जियांगसू के सूजों में दोनों परिवारों के बीच मीटिंग के बाद भी अकेले में नदी पर बर्फ की तरह तैर रहे थे। नहीं तो दूसरी पार्टी दरवाजे पर आकर उसका मजाक उड़ाती। उसे इस बारे में पता भी नहीं था। अब उसे कंपनी से भी निकाल दिया गया है। पूरी कोशिश करो ब्लॉक करने की। मेरा साइड ऐसा है जैसे लहरें हट रही हों। बस थोड़ा सा झाग बचा है। सू किंगजू बड़ी सी फर्श से छत तक की खिड़की के पास गई। खिड़की के बाहर शहर का हलचल भरा, लेकिन ठंडा रात का नजारा देखो। मेरे मन में एक अनोखा खालीपन और बोरियत आ गई। वो बीते दिनों और उन दिनों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी जब मैं मंगेतर थी। मैं उस समय थी। हालांकि कभी कभी लगता है कि काम पर बहुत ज्यादा ध्यान देना और क्या दिलचस्प नहीं है, लेकिन मैं हमेशा शांत और भरोसेमंद रहूंगी। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रखूंगी। मैं उसकी सभी पसंद याद रखूंगी। जैसे ही वो मुश्किल में होगी, मैं हाजिर हो जाऊंगी। उसकी आंखों में देखा, हमेशा नरमी और ध्यान से। बस बात यह है कि उस समय वो सुरक्षित थी, पंखों के नीचे सुरक्षित थी। मैं बस हर चीज को हल्के में लेती हूं। लेकिन अब उसने चिढ़कर अपनी भौहें रगड़ी। मुझे लगता है कि उसने भी इसमें गहराई से जाने की हिम्मत नहीं की। पछतावे नाम की भावना चुपचाप दिल में उलझ गई। उसे अचानक उस घर का एहसास हुआ जो कभी उसका और जियांग शान का था। यह बहुत गर्म था। अगली सुबह सू किंगक्सू काम कर रही थी। ऑफिस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसके चीफ सेक्रेटरी थोड़ी अजीब सी मुस्कान के साथ अंदर आए। किंगक्सू, मेरे पास एक अच्छी खबर है। क्या तुम इसे सुनना चाहोगी? हम दोनों बॉस और सबॉर्डिनेट नहीं है। एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनना बेहतर है। अजीब सेक्रेटरी को देखकर किंगक्सू मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, कहो, इसे बेचो मत। सेक्रेटरी ने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसने जोश में कहा, मुझे अभी एयरलाइन से एक मैसेज मिला है जिसके बारे में तुम पढ़ रही हो। वो मूनलाइट के बाद से चीन लौट रहा है। उसकी फ्लाइट आज दोपहर 3 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। ये सुनकर सू किंगक्सू की आंखें अचानक चमक उठीं। किन लैंग, जिसकी सू किंगक्सू सीनियर लड़की होने पर तारीफ करती थी, ये उसके दिल में भी है। वो सफेद चांदनी जिस पर कभी दुनिया की धूल नहीं लगी। शायद मैंने सीनियर किन को साफ हवा और चमकते चांद की तरह देखा। तुम उस पवित्र और खूबसूरत एहसास को वापस पा सकते हो जो तुम्हें कभी हुआ करता था। इस गंदगी से अभी छुटकारा पाओ। वो तुरंत उठ गई। मैंने शीशे के सामने थोड़े बिखरे बाल और थोड़ा थका हुआ मेकअप ठीक किया। सू परिवार की सबसे बड़ी महिला की चमक वापस आ गई थी। एयरपोर्ट जाने के लिए कार तैयार की। रास्ते में सू किंगक्सू अपने मन में सोच रही थी, किन लैंग को लेने के बाद कहाँ खाना है, क्या बात करनी है। हालांकि जब वो इसका इंतजार कर रही थी और थोड़ी नर्वस महसूस कर रही थी, तो इंटरनेशनल स्टेशन के एग्जिट पर पहुंची। उसकी आंखें भीड़ में उस रास्ते को बेसब्री से ढूंढ रही थी। जब मुझे किन जून का फिगर याद आया, तो मैंने देखा कि कोई और ही इंसान था। लैंडस्केप। मैंने एक ठीक ठाक लिनन शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। पोस्टर सीधा था और एक्सप्रेशन आलसी था। मैं एक सूटकेस खींच रही थी। बिना जल्दी किए रास्ते से बाहर निकल गई। सू किंगक्सू वही जम गई। उसके चेहरे पर उम्मीद तुरंत पक्की हो गई और एक गलत मगरमच्छ में बदल गई। उसने अचानक अपना सिर घुमाकर बगल में बैठी सेक्रेटरी को देखा। आवाज ने दबे हुए गुस्से वाले अंदाज में पूछा, क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि सीनियर किन लैंग आज वापस आ गए हैं? सेक्रेटरी सू किंगक्सू की तेज नजर से चौंक गई। वो हैरान लग रही थी। हाँ, किन लैंग। किन लैंग कौन है? वो रुकी। उसकी नजरें सू किंगक्सू की कलाई पर पहने हुए गहने पर पड़ी। मेरी तरफ से एक लिमिटेड एडिशन डायमंड घड़ी। एक और पुलिस वाले ने देखा कि उसने आज क्या पहना हुआ है। मोतियों के झुमके, जिन्हें मैंने टॉप ज्वेलर से डिजाइन करने के लिए कहा था। मैंने देखा कि तुम आजकल इसे अक्सर नहीं पहन रही हो। क्या ये घड़ी जियांग शान ने तब दी थी? और ऑफिस में उसने तुम्हें जो जेड का गहना दिया था, वह भी क्यों रखा? मुझे लगा कि तुम जिस इंसान को सबसे ज्यादा देखना चाहती हो, वो वही होना चाहिए। तो जैसे ही मुझे खबर मिलेगी कि जियांग शान विदेश यात्रा से लौट आया है, मैं तुम्हें बता दूंगा। सेक्रेटरी को देखा जो थोड़ी शर्मिंदा थी। सू किंगक्सू ने अनजाने में अपने हाथ पर घड़ी को छुआ। जैसा कि कहा जाता है, अधिकारी कंफ्यूज होते हैं और देखने वाले साफ होते हैं। इस समय सेक्रेटरी की बातों ने उसे रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो जियांग शान की जगह किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जियांग शान
उसके लिए सबसे मुश्किल सफेद चांदनी है जिसे जाने देना है। इस बात को जानकर सु किंगक्सू को बहुत शर्म आई और मेरे गाल गर्म हो गए। लेकिन पास में ही उस आकृति को देखकर रास्ता निकलने वाला था। मेरे दिल में एक तेज लहर आई। अब जब मुझे पता है कि मैं गलत हूं, तो क्या तुम गलत बने रहना चाहते हो? उसे कुछ करना ही था। एक गहरी सांस ली और सु किंगक्सू ने सेक्रेटरी को झटक दिया। हाई हील्स पहनकर तेजी से उनके पीछे भागी। नजारा, घबराहट से एक आवाज थोड़ी कांप उठी। मैं रुकी और हैरानी से उसे देखा। ये पूर्व मंगेतर सु किंगक्सू, तुम यहां क्यों हो? सु किंगक्सू ने मेरी तरफ देखा और खुद को संभालने की कोशिश की। उसका धैर्य। मुझे पता था कि मैं पहले गलत थी और बहुत ज्यादा अपनी मर्जी से और दिखावे में आकर बहुत सारी दुख देने वाली बातें कह दी। कुछ कंफ्यूजिंग बातें भी की। उसने हिम्मत जुटाने के लिए अपनी उंगलियां मरोड़ी। कहा कि यह बात उसके दिल में बहुत समय से चल रही थी। क्या हम अतीत में वापस जा सकते हैं? मैं वादा करती हूं कि यह फिर से वैसा नहीं होगा। चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इन शब्दों ने उसकी लगभग सारी ताकत खत्म कर दी। हालांकि इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उसके बगल से एक तीखी औरत की आवाज आई जिसमें मजाक उड़ाया गया था। यो, मैं कौन हूं? ये हमारी मिस सु निकली। सु किंगक्सू का शरीर अकड़ गया और उसने सिर घुमाकर देखा। मैंने देखा कि जियांग रुशुआंग भी किसी समय एयरपोर्ट आई थी। उसने साफ सुथरे प्रोफेशनल कपड़े पहने थे। जाहिर है वो मुझे लेने आई थी। इस समय उसकी छाती पर बंधी बाहें अतीत के बचपने से फीकी पड़ गई थी। एक जांच करने वाले के रवैये के साथ शानदार और दबाव भरे कदमों से आओ। सु किंगक्सू को ऊपर से नीचे तक देखो। जियांग रुशुआंग के लाल होठों पर एक व्यंग्यात्मक चाप बन गया। मिस सु अपने आसपास के लोगों से कितनी थक गई है। मैं अपने भाई को फलों की थाली उठाने के लिए ढूंढना चाहता हूं। शुरू में मेरा भाई तुम्हारे लिए कितना अच्छा था। तुम्हारा दिल और फेफड़े निकालो, तुम्हें अपनी हथेली में पकड़ो और तुम ही निकलोगे। एक ब्लैक टी वेटर की खातिर उसने उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत की। अब मैं देखता हूं कि वे आदमी भरोसे के लायक नहीं है। मुझे बस अपने भाई की अच्छाई याद है। जियांग रुशुआंग ने उपहास किया और उसका लहजा और तीखा होता गया। सु किंगक्सू के पास इस दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? मेरा भाई अब चांद चाहता है और मैं उसे दे सकता हूं। मुझे वापस क्यों जाना चाहिए? अपना सड़ा हुआ मून केक उठाओ। ये शब्द बर्फ काटने वाली छुरी की तरह थे। बेरमी से और सही तरीके से सु किंगक्सू के दिल में चुभ गए। उसका चेहरा तुरंत लगभग बेजान हो गया। उसने अफसोस से मेरी तरफ देखा। आह शान, मैं तो बस उनके धोखे में आ गया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम्हारे दिल में तो मैं अब भी हूं, है ना? यह सुनकर मैंने हाथ हिलाया। सु किंगक्सू अलग हो गई है। तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। पाले की तरह चलो। यह देखकर जियांग रुशुआंग ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। आवाज भी तुरंत हल्की और दोस्ताना हो गई। मेरे भाई की कार बाहर इंतजार कर रही थी। मैंने किचन से खास तौर पर तुम्हारी पसंदीदा डिश बनाने के लिए कहा था। चलो जल्दी से घर चलते हैं। मैंने थोड़ा रास्ता दिखाया और जियांग रुशुआंग ने उसे यही रोक लिया। सु किंगक्सू के पास से गुजरते हुए जो वहां हैरान खड़ी थी, उसने उसे दोबारा नहीं देखा। जियांग परिवार की खोई हुई हवेली में लौट आया। लिविंग रूम में रोशनी थी। हवा में खाने की मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। जियांग रुशुआंग ने तेजी से हाथ पैर चलाकर मेरे लिए सब्जियां उठाई। सु किंगक्सू के भेड़िए जैसे दिल की शिकायत करते हुए मैंने कभी कभी गूंज सुनी। नतीजतन मैं खाता ही गया। मुझे थोड़ा बहका हुआ महसूस हो रहा है। इससे पहले कि होश पूरी तरह अंधेरे में डूब जाए, मैंने मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाई। आखिरी नजर में जियांग रुशुआंग का सुंदर चेहरा था जिस पर मुस्कान थी। जैसे ही मुझे होश आया, मुझे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। अचानक आंखें खोली। पता चला कि ट्रेन पहाड़ों को पार कर गई है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सीधे चिल्लाया। मेरी नदी जैसी आंखें बर्फ की तरह चौड़ी हो गई। तुम बहुत हिम्मत वाले हो। जियांग रुशुआंग को मैंने जगाया। उसने हैरानी से अपनी आंखें मली। यह देखकर कि मेरा चेहरा ठीक नहीं था, उसकी आंखें घूम गई। तुरंत बिस्तर पर लौटने लगी। भाई, मैं गलत था। तुम मुझे एक बार माफ कर सकते हो? नमस्ते भाई। बचपन से ही मैं जियांग रुशुआंग की नखरेबाजी बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके अलावा जियांग रुशुआंग, इस लड़की ने उसे सही सिखाया है। तरीके भी खतरनाक हो गए हैं। नीचे के 3 रास्तों में माहिर हो जाओ। जब लकड़ी तैयार हो जाती है तो तुम सिर्फ गलतियां कर सकते हो। आधे महीने बाद जियांग रुशुआंग की शादी तय समय पर हुई। इस शादी के लिए ज्यादातर शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर कोई भी समझदार नजर वाला इसे साफ देख सकता है। एक नकली युवा मास्टर के तौर पर मेरी काबिलियत असली युवा मास्टर जियांग शान से कहीं ज्यादा है, जिसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। दुनिया में कौन पैसे से काम नहीं चला सकता? अपनी बेटी का इस्तेमाल किसी बाहरी आदमी को फंसाने के लिए करो जो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। उनके हिसाब से यह बहुत बड़ी बात थी। बेशक जियांग के पिता और जियांग की मां को यह पता नहीं था। यह सुनने के बाद कि मैं जियांग रुशुआंग से शादी करने जा रही हूं, हम दोनों को रातों रात सीधे हॉस्पिटल भेज दिया गया। यहां तक कि जियांग शान को भी मैंने केयर गिवर के तौर पर संभाल लिया। उन्हें शादी के सीन में ट्रैफिक बढ़ाने से बचाओ। नजरों से दूर, कोई परेशानी नहीं।
शादी के सीन में दुआएं कभी खत्म नहीं होती। तालियों और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जियांग रुशवांग और मैंने अंगूठियां बदली और कस्में खाई। त्योहार की भीड़ के कोने में सू किंगक्स्यू ने एक अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। ये खास तौर पर निराशाजनक लग रहा था। गिफ्ट के पैसे देने के बाद भेड़िया जल्द ही चला गया। समय बहुत कम है और समय पलक झपकते ही बीत जाता है। जियांग रुशवांग और मेरे जॉइंट मैनेजमेंट में जियांग ग्रुप अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है। ये इंडस्ट्री में एक मजबूत लीडिंग कंपनी बन गई है। स्टेबल करियर और अच्छा परिवार। हम आखिरकार अपने बिजी काम से ब्रेक ले रहे हैं। बच्चा पैदा करने का फैसला किया है। जियांग रुशवांग के प्रेग्नेंट होने के बाद ताकि वो बच्चे को मन की शांति से पाल सके, कंपनी के छोटे बड़े काम मैं कुछ समय के लिए अकेले ही संभालूंगा। आज सुबह मैं एक चौड़ी डेस्क के पीछे बैठा था। सेक्रेटरी ने हमेशा की तरह आज का आइटनरी भेजा। मैंने उस पर नजर डाली। उसकी नजर उनमें से एक पर थोड़ी रुक गई। बाद में असल में सू ग्रुप के साथ एक कॉर्पोरेशन मीटिंग थी और दूसरी पार्टी के मेन इंचार्ज जो मीटिंग में शामिल होने आए थे। सू किंगक्स्यू के 3 शब्द हैरानी से लिखे गए थे। जैसे ही मीटिंग का समय हुआ, कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला गया। सू किंगक्स्यू लोगों के एक ग्रुप से घिरी हुई अंदर आई। 7 साल तक उसे न देखने के बाद उसका पुराना घमंड थोड़ा कम हो गया था। उसकी भौहों के बीच थोड़ी ज्यादा शांति और काबिलियत आ गई थी। बस ये अभी भी मेरी आंखों की गहराई में छिपा है, एक अकेलापन। उसने मुझे सिंहासन पर बैठा देखा। उसकी आंखों में तुरंत एक छिपा न जा सकने वाला हैरानी का एहसास हुआ। आंटी ने जल्दी से उस इमोशन को दबा दिया जो उन्हें नहीं दबाना चाहिए था। जल्दी से काम करने लगी। प्रोफेशनली सू का कॉपरेशन प्लान बताया। बस कभी कभी मेरी तरफ देखती। ये हल्का और अजीब सा माहौल। मीटिंग आखिरकार खत्म हो गई। मैं उठा और प्यार से सू किंगक्सू और उनकी पार्टी को विदा किया। बस कंपनी के दरवाजे तक गया, लेकिन अचानक एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। जियांग रुशवांग एक थर्मस बाल्टी लिए मुस्कुराता हुआ वहां इंतजार कर रहा था। जियांग रुशवांग का थोड़ा निकला हुआ पेट देखकर किंगक्सू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और वो मायूस होकर चली गई। मैं जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा। जियांग रुशवांग के हाथ में थर्मस बाल्टी ली और डांटते हुए कहा, तुम घर पर आराम क्यों नहीं करते? कंपनी आया। जियांग रुशवांग ने बेपरवाही से मेरा हाथ पकड़ रखा था। अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं और इससे काम पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप लाना चाहती हूं, उसने कहा और उस तरफ पूछा जिस तरफ सू किंगक्सू जा रही थी। क्या सू किंगक्सू? मैंने थोड़ा सिर हिलाया और शांति से कहा, ठीक है, ये बस एक बिजनेस डीलिंग है, चिंता मत करो, मेरा उससे बहुत समय से कोई लेना देना नहीं है। यांग रुओक्सवान ने स्वाभाविक रूप से कहा, चिंता मत करो, मुझे जलन नहीं हो रही है। मेरी राय में हम लंबे समय से एक परिवार है। बस बात यह है कि सू किंगक्सू ने बाद में वे कंफ्यूजिंग चीजें की। मैं बस गुस्से में था, लेकिन अब उसका अभी का सख्त रूप देखो। सच कहूं तो मैं बहुत गुस्से में नहीं हूं। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम्हें उसे और समझाना चाहिए। मैंने यांग रुओक्सवान को देखा और मेरा दिल मिलीजुली भावनाओं से भर गया और आखिर में मैंने बेपसी से कहा, तुम ठीक है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे मना लूंगा, लेकिन क्या तुम बाहर निकल सकते हो? ये उस पर निर्भर करता है। वैसे भी हमारी जिंदगी पहले ही खुशियों की ओर बढ़ चुकी है।